हिकमत फाउंडेशन की तरफ से आप सबको एक बिग वेलकम। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि हिकमत फाउंडेशन बाला सर जो हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं उनकी वजह उनका बहुत शुक्रगुजार है। उनकी वजह से ये प्रोग्राम जो आज हो रहा है, तो एक बार बाला सर के लिए तालियां हो जाएं। और बाला सर के साथ उनकी वाइफ श्रीमती विनीता भी यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए भी तालियां हो जाएं। इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए अब आपसे हम एक ऐसी हस्ती को मिलवाना चाहते हैं, ऐसी शख्सियत को जिनका नाम है डॉक्टर सफीना AN और वो यहाँ IAS ऑफिसर हैं। सफीना मैम यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट में, और आज उन्होंने आपसे बात करने के लिए वक्त निकाल के अपना बहुत कीमती वक्त हम लोग को दिया है। और आपसे सफीना मैम बात करेंगी, ये बताएंगी कि इनकी स्कूलिंग कहाँ हुई, ये IAS में कैसे आई, क्या स्ट्रगल्स या क्या चैलेंजेस इनको फेस करने पड़े। तो ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेते हुए अब हम सफीना मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ आए और आप लोगों से कुछ बातें करें। Yeah, you could, is there a mic there? Yeah. Okay, okay. अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। हिकमत फाउंडेशन की तरफ से ये जानकारी हमको प्राप्त हुई तो आई वॉज वेरी सरप्राइज, वेरी एंशियस ऑल्सो। तो बेतिया में जो कार्यक्रम हो रहा था, हम लोग पहले ये प्लान कर रहे थे कि बेतिया में ही चले जाएंगे, वहाँ देखेंगे वहाँ कैसे ये कार्यक्रम हो रहा है, कैसे पढ़ाई हो रहा है, वैसे क्या स्थिति है। तो बात से 10 अरसे जब हो रहा था तो ये भी हम लोग डिस्कस कर रहा था कि उसमें हम लोग को जो आवासीय विद्यालय का कार्यक्रम जो बिहार सरकार की तरफ से हो रहा है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत, उसमें हम लोग वहाँ बिल्डिंग अभी तैयार नहीं है, जमीन प्रयासरत था, अभी बहुत मुश्किल से हम लोग को वहाँ जमीन मिल गया है। बिल्डिंग बन के तैयार होना है, वहाँ टीचर्स का वगैरह अपॉइंटमेंट होना है, इसको केडर अभी प्रोसेस में है बनाने का, तो समय लगेगा। तो हम लोग ये सोचा कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे हो सकता है, उसी क्रम में सर से बात हो रहा था। तो हमको ये पहचान हुआ है हिकमत फाउंडेशन अपने अस्तित्व में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत आगे, जो बहुत ही गरीब तबके के बच्चों को समाज से जुटाने के लिए, अपने एजुकेशन की तरफ से उसको पैर पे खड़ा करने के लिए बहुत तरह का कर रहा है। ये जानकारी आपको प्राप्त है, हमको बहुत खुश हुआ है। हिकमत फाउंडेशन को मेरे यहाँ बुलाने के लिए सबसे पहले हम ये थैंक्स व्यक्त कर रहे हैं। अब हम लोग के बीच में जो केरल से जुड़े हुए सर है, बाल सर है, उनके पत्नी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे सरप्राइज हमको आज हो गया कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच ए प्लेजेंट सरप्राइज। सर को भी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से हार्दिक पूर्वक हम स्वागत करते हैं। सर बिहार आप आए हैं, मैडम के साथ आए हैं, सब बच्चों को अपने मोटिवेट करेंगे। अभी ये आपका तत्वावधान से ये कार्यक्रम संभावित हुए हैं, उसमें और हमको अच्छा लगा कि आप इतने दूर से यहाँ कार्यक्रम में, वो भी इतने गरीब तबके के जो पिछड़े हुए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हैं। बहुत ही हैंड्स ऑफ सर। उदय सर और मैडम के बारे में कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग अवगत हैं। मैडम ने भी बताया कि मेरे जो बैकग्राउंड है, जो पढ़ाई कैसे हुई, और उससे हम सुनने से आप मोटिवेट हो जाए, वो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो यहाँ मेरे कोलीग्स हैं, डॉक्टर फैजी यहाँ उपस्थित हैं, और यहाँ मोइनुद्दीन है, वो भी बेतिया में अपने जो कार्यक्रम में हमेशा भाग लेते थे। वो अभी अपने डिपार्टमेंट में नहीं है, तो इतने दिन तक अपने डिपार्टमेंट में रहा था।
अभी माइनिंग डिपार्टमेंट चले गए हैं, अभी अपने डिपार्टमेंट जो है ये और फैसी दोनों हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि क्षेत्र में घूमते रहें, क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहा है, विभाग की तरफ से क्या काम हो रहा है, उसमें कैसे और अच्छे तरीके से कर सके, जो अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो जाए। राज्य सरकार, जो बिहार सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसमें जड़ जमीन पर पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप लोग अवगत हो रहा होगा। तो तरह तरह का काम चलते रहता है, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बारे में हम बता रहे हैं। इसमें रोजगार ऋण योजना करके एक योजना है, उसमें हम लोग पढ़ लिखा जो बच्चियों को या लेडीज को ज़्यादा प्रेफरेंस में देते हैं, जैसे कि कम से कम मैट्रिक या +2 उस बच्चों को मार्किंग जो इंटरव्यू होगा उसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। तो एप्लीकेशन इन्वाइट किया जाता है, उसमें इंटरव्यू तक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसमें हम लोग महिलाओं को जो पढ़ लिखा बच्चियों को ऋण देते हैं राज्य सरकार ने, तो उसमें 1 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। लोन है एक्चुअली, लोन का मतलब हुआ तो वापस करना पड़ेगा, तो इसमें भी आपको जो सुविधा है समय समय देते हुए वापस करना है। तो हो सकता है आप उसमें 18 साल का आप लोग बच्चे अभी नहीं है, हो सकता है कम से कम उम्र उतना है, तो आगे आपको ये सब जानकारी होगा। जो मतलब ये सब कैसे उपयोग हो सकता है, अपने पैर में खड़ा होने के लिए आपको क्या लाभ सरकार दे सकता है। जैसे एक आप अपने स्किल आप डेवलप कीजिए, पढ़ाई तो होता ही है, तो पढ़ाई के साथ साथ अपने पैर में खड़ा होने के लिए एक स्किल डेवलपमेंट आज के ज़माने में आवश्यकता है। तो पढ़ाई से बाद जो सरकारी जुड़े हुए जो सरकारी जॉब्स है, जो वो सब भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप वो नहीं प्राप्त करें, अपने पैर पे खड़ा करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही करें। तो कहने का मतलब हुआ है आपको जो आज एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो जानकारी मिल रहा है या उस दिशा में आप लोग जा रहा है, उसके साथ साथ अपने एक स्किल भी आप लोग जब आपके यंग उम्र में डेवलप करेगा, तो निश्चित रूप से इसको आपको अधिक से अधिक आयाम में आपको एंट्री हो सकता है। जैसा नहीं कि आप सरकारी जॉब के बारे में बताया, राज्य सरकार ने पहला स्टेट ऐसा है कि इसमें इतना महिलाओं को लिए रिजर्वेशन कर रखे हैं कि किसी भी जो पढ़ लिख कर बच्चे आगे आ जाए, तो निश्चित रूप से उसको थोड़ा सा प्रयास में भी उसको सरकारी नौकरी मिल रहा है। और कोई स्टेट में ये अभी नहीं पाएगा 30% का रिजर्वेशन जो सारे नौकरियों में दे रखे हैं। आप अगर डेटा शीट निकाल के देखें कि विगत कितने साल में जजेस में कितने जो एम्प्लॉयमेंट हुआ है लड़कियों का, वो भी उस कैटेगरी वाइज आप देखें कि हम छकाने वाला है। तो बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। तो जब अपने जो हर जो तबके के लोगों को साथ लेके आगे बढ़े, तभी तो एक स्टेट आगे बढ़ेंगे वास्तव रूप में। तो ये तरीका का तो काम तो हो रहा है, लोग जानकारी सब लोग हासिल हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहाँ कब इंटरव्यू करना है, आपको क्या पढ़ाई लिखाई किस लेवल पे होना है, और इसके इतना भी नहीं, पढ़ाई में भी आप देखे होंगे 9वीं क्लास के बच्चों को जो स्कूल में जो नामांकित होते हैं बच्चियों को भी साइकिल योजना दे रखा है, जो पोशाक योजना दे रखे हैं। तो पोशाक में भी आपको वस्त्र मिलता है, जो यूनिफॉर्म का फायदा मिल रहा है। ये सब हो सकता है आपको जानकारी है या नहीं, उनको पता नहीं। आगे आप लोग भी वन साइडेड नहीं होनी चाहिए सर, तो इन लोग से भी हम लोग जानकारी ले लें कि इन लोगों को क्या क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है सरकार के। जब तक हाँ ये बात है कि सरकारी स्कूल में नामांकित हो तभी तो होना चाहिए। ये इसके लिए क्या हम लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं, कैसे हो सकता है, ये इसके बारे में सब अभी बाकी लोग भी बता देंगे कैसे कैसे हो सकता है। तो 10th पास हो गया लड़कियों को यहाँ पे पुरस्कृत किया जाता है। जो अल्पसंख्यक विभाग का जो काम हो रहा है उसमें 10,000 रुपये फर्स्ट क्लास जो मैट्रिक पास होगा उस बच्चियों को मिल रहा है। वो बच्चा लड़काओं को भी मिलेगा, लड़कियों को खास करके प्रमोट करने के लिए उसमें +2 में अगर हो केवल लड़कियों को मिलेगा, वो भी 10,000 अभी बढ़ के उसको 25,000 कर दिया गया। तो 25,000 आपको +2 तक पास होते बच्ची को अगर मिल जाए तो आगे बढ़ने के लिए भी बारे में उस पैसा से सोच सकते हैं कि अब डिग्री हासिल हो गया तो बहुत आपको बाधाएं बहुत खुल गया है, तो कौन कौन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ हम माहौल थोड़ा अलग है। जब से सर देखिए सर ये जानकारी हो गया, थोड़ा ये फील करेगा कि बिहार में जो हायर एजुकेशन का थोड़ा स्थिति थोड़ा खराब है। कॉलेज में पढ़ाई ऐसे तो नहीं हो रहा है, तो अपने आप को पढ़ना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो रजिस्टर करके कोई हो सकता है कल आके जमाना ऐसा आ जाएगा जिसमें भी
अंकुश लगाया जाएगा। पढ़ाई तो कॉलेज में भी माहौल में जो नियमित पढ़ाई भी हो सकता है, लेकिन अब जो माहौल है उसमें भी आपको मौका तो मिल रहा है, पढ़िए, आगे बढ़िए। जब तक आप लोग जागरूक नहीं हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा हम किस दिशा में चले। तो ये सब यहाँ का हिकमत फाउंडेशन की तरफ से आपको अवेयर करा रहा है, बहुत ही अच्छे ये आयाम है। तो लोगों को जब तक जागरूक नहीं है तो कहाँ चलेगा, तो अपने अंधेरे में रहेगा। पढ़ाई किताब में जो बहुत तरह का हम लोग मॉड्यूल्स तैयार करके पढ़ाए। तो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एडवांसमेंट यूएनएफपीए की तरफ से भी एक हम लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी एक तालीमी मरकज जो कार्यक्रम हम लोग चलाया जा रहा है। तालीमी मरकज ऐसे कार्यक्रम है वो हम लोग स्टार्ट भी किया है सीमांचल क्षेत्र में। सीमांचल क्षेत्र में आबादी ज़्यादा है, वैसे बिहार का पॉपुलेशन में 17% माइनॉरिटी पॉपुलेशन में, उसमें 15% के आसपास अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है। तो उन लोगों को जो गति है जो बहुत ही बुरा, जैसे कि एजुकेशन बिल्कुल नहीं और वेरी यंग एज में मैरिज होना है, तरह तरह का जो समस्या है उसमें जुड़े हुए हैं। तो उसमें लोगों को अवगत करा दें बेसिक स्किल्स में, सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि आपको साफ सुथरा कैसे रहें, अपने जो हेल्थ से आयाम से जानकारी हो जाए, अपने हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अपने घर वाले लोगों को समझाया कर सकते हैं। मतलब सॉफ्ट स्किल में ये शुरुआती तरफ का अपने जो कार्यक्रम को जो हम लोग मॉड्यूल बनाए हैं उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी था हम लोग को हैंड होल्ड करने के लिए। मालू यहाँ पे अपने सेंटर खोल रखे हैं, मालू की तरफ से भी इसमें शेड्यूल मॉड्यूल तैयार किया है। वो मॉड्यूल हर जगह पे हम लोग मीटिंग करवाया, उसके बाद प्रारंभ किया गया है। तो मदरसा से जुड़े हुए अधिक से अधिक हम लोग को जो समुदाय के बच्चों को देखे नियमित रूप से सरकारी स्कूल में जाने वाला बहुत कम है। और जो मदरसा है, मदरसा में भी नेम सेक मदरसा में ऐसे पढ़ाई तो नहीं हो रहा था, न टीचर है, महिला टीचर बिल्कुल नहीं। तो लेकिन मदरसाओं को अगर देखेगा तो अधिक से अधिक बच्चियां हैं, लड़का कम है। तो लड़का को उनको भी सीधी तरह यहाँ बहुत ही बुरा हाल है अपने, आप तो सब जान रहे हैं कि कम उम्र में उनको साइकिल रिपेयर, जो मैकेनिक का काम या फिर तो लोहे जो शीट बनाना, वो सब काम में लोग लगा रहते हैं। तो पढ़ाई बहुत दूर दूर का बात है। तो लड़कियां तो बात है तो करना ही नहीं। लेकिन जो मदरसाओं को जो हम लोग मैपिंग की, जियो मैपिंग सबसे पहले ये हुआ है कि बिहार का सारे मदरसा को हम लोग जियो मैपिंग किए। तो यूएनएफपीए की तरफ से भी मदद हम लोग मिला और मदरसा जो टीचर्स का हम लोग फर्स्ट टाइम उन लोग का हम लोग एक्यूब करके नहीं लाया, अपने प्रेजेंटेशन दिखा सकता था अगर इसमें जियो मैपिंग करके हम लोग डायरेक्ट कहाँ मदरसा है, कौन कौन टोला में कितने लोग से उसमें नियमित रूप से बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या फिर उसमें क्या कमियां हैं, टॉयलेट है, कहीं बहुत जगह पे बहुत ही बुरा हाल है। तो बैठने के क्लासरूम्स नहीं है, पीने का पानी की दुविधा था, बहुत कटिहार एरिया सब एरिया में हम लोग जो दूषित पानी था, आयरन इतना अधिक है पूर्णिया एरिया में, पूर्णिया सीमांचल एरिया, तो वहाँ से ये कार्यक्रम यूएनएफपी का शुरू हुई है। तो पहले प्रोजेक्ट के रूप में ये लोग कर रहा था, बाद में पूरा स्टेट अडॉप्ट किया है, अपने सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में इसमें लागू करा रखे हैं। तो इसमें अभी हम लोग मदरसा टीचर्स को ट्रेनिंग दे रखे हैं। 40 मदरसों को एक मरकज सेंटर, जिसे शिक्षा अभियान का जो कंसेप्ट है उस हिसाब से मदरसाओं को जुड़े। मदरसा केरल और यहाँ का देखे तो फर्क है कि मदरसा हम लोग केरल में क्या है, तो हर बच्चे अपने जाइए लेकिन नियमित स्कूल जाना ही जाए। तो मदरसाओं पर शिक्षा अलग हम लोग अलग नहीं किया, यहाँ ऐसे नहीं, मदरसा एजुकेशन भी होता है। बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं यहाँ का, जो वो लोग भी मदरसे से पढ़े हुए हैं उस जमाने के लोग। तो लेकिन आज मदरसा का एजुकेशन का स्टेटस इतना गिर गया, तो टीचर्स का अभी तो कोई क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं है तो वो कुछ पढ़ा सके। लोग बच्चों को भी इतना जानकारी नहीं कि हम जाने से उसको क्या करना है। लेकिन मदरसा को हम लोग जो गार्जियन हम लोग मानते हैं, अभी चीफ सेक्रेटरी अमीर सुबानी सर, उनका बहुत एफर्ट रहा है, तो उसके मदरसा एजुकेशन को भी हम लोग नियमित एजुकेशन में माना गया। जैसे मौलवी के बाद मौलवी को 12th का ना
मौलवी यहाँ पढ़ेगा वो बच्चे तो 10th का इक्वलेंट हमारा मदरसा शिक्षा बोर्ड हुआ, एजुकेशन हुआ, वो इक्वलेंट मतलब वो सर्टिफिकेट लेके कहीं भी इसको इंटर में एडमिशन भी हो सकता है। यानी कि मतलब वो आप मौलवी करने के बाद भी ये स्कूल में भी +2 के लिए एंट्री कर सकते हैं। यहाँ इक्वलेंट कर दिया गया है। बहुत सारे जैसे ये हम लोग UNFPA का जो कार्यक्रम भारत सरकार का जो एक मीटिंग हुआ था उसमें हम लोग को प्रोटेक्शन हुआ था, तो बहुत सारे उड़ीसा थे वहाँ पे, मध्य प्रदेश था, वो लोग बता रहे हैं हम लोग इक्वलेंट नहीं किया गया। हम लोग बच्चों को नियमित स्कूल में कॉलेज में जाना दाखिला करने में दिक्कत हो रहा था। अभी बहुत प्रयास है, उस समय हम लोग प्रयास ये हो चुका था, अभी एपिसोड में बहुत मुश्किल हो रहा था लोगों को। एनीवे तो लेकिन हाँ, ये बच्चों मौलवी में पढ़ रहा है 10th का, क्या उन लोग को मैथ्स का साइंस का क्वालिटी इतना अच्छा है कि तो पढ़ाने वाला का भी क्वालिटी नहीं है, तो फिर ये दुविधा हम लोग फील कर रहे हैं। इसको हम लोग बहुत बड़ा हर्डल हम लोग भी समझ रहे हैं कि उसको आगे कैसे हो सकता है। तो मदरसा एजुकेशन बोर्ड शिक्षा विभाग से है ये, लेकिन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने अपने जो सर्वांगीण आयाम से जोड़े। इससे उद्देश्य से हम लोग UNFPA की तरफ से तालीमी नौबालिगा कार्यक्रम चालू कर रहा है, उसमें पुस्तानी 8वां तक का जो अभी हम लोग कर रहा है कि हैंड होल्डिंग टाइप के सॉफ्ट स्किल में टीचर्स को पहले ट्रेनिंग, उसके बाद बच्चियों को भी अवगत करा दें। ये बिहार का जो एक परिप्रेक्ष्य माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो काम है या फिर क्या क्या काम हो सकता है। इसके अलावा हम लोग रेजिडेंशियल स्कूल्स का जो कंसेप्ट यहाँ खड़ा कर दिया है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें वक़्फ़ का जो प्रॉपर्टी यहाँ बहुत है, वक़्फ़ का जो जमीन जहाँ जहाँ हम लोग मिल रहा है वहाँ पे ये बताया बहुत अच्छे एक कंसोलिडेटेड कार्यक्रम में से इसमें कंस्ट्रक्शन कार्यक्रम है। उसमें 540 बच्चों को रेजिडेंशियल रूप में वहाँ पे पढ़ना है। उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी तरह का बनाना है। 4-5 एकड़ कम से कम उसमें प्लेग्राउंड होगा, बच्चियों का अलग हॉस्टल होगा 100 या उसके ऊपर का ट्विन शेयरिंग वाला। अभी बनके तैयार हुए हम लोग का मोदी हरमनी किशनगंज में तैयार हो गया है। दरभंगा में हम लोग जाके देखा है, वहाँ में भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसमें हो सकता है 1-2 महीने के अंदर मुख्यमंत्री के इनॉग्रेशन वहाँ होगा। बहुत अच्छे ढंग से उसको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुई है। बच्चियों को लेकर रहना है, रह कर पढ़ना है, रेजिडेंशियल फुल्ली रेजिडेंशियल कंसेप्ट है वहाँ। सब जिला में ये करना है। तो टीचर्स को अभी नियुक्ति है, अभी पदवर्ग समिति में हम लोग प्रपोजल ले जा रहे हैं। जहाँ जहाँ जमीन कम से कम मिला है 13 जगह पे अभी कंस्ट्रक्शन, इसमें कुछ जगह पे वो चालू है, कुछ जगह पे जमीन मिल रहा है, तो डिफरेंट प्रोसेस है अभी। तो ये सब हम लोग पदवर्ग समिति में पद सृजन करके टीचर्स का भी अपॉइंटमेंट का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा पेट योजना है, तो अधिक से अधिक लोगों को, बच्चों को जो शिक्षा है, एजुकेशन है, विधिवत कुछ उन लोगों को मिले। जो सारी फैसिलिटी देख ले। वो हॉस्टल्स आप लोग अगर देखिएगा ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड, इतना सारे फैसिलिटी है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में रूम में सारे कुछ हम लोग दे रहे हैं। तो बेंच टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, एक रूम में बता रहे, अच्छा पलंग हुआ, बेड हुआ, अलमीरा हो गया। जो बच्चों को लेके अभी एडमिशन होना बाकी, टीचर्स आना बाकी, में हम लोग प्रयास करते हैं जल्दी से जल्दी। इस लाइब्रेरी का पूरे फैसिलिटी कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो G+4 लेवल पे हम लोग तैयार करना है। हॉस्टल अलग से, बॉयज गर्ल्स, कैंपस बढ़िया है, प्लेग्राउंड वगैरह सब कुछ। टीचर्स का क्वार्टर्स अलग है, नॉन टीचिंग स्टाफ का अलग है। तो अभी बेतिया जिला में हम लोग को जमीन अभी प्राप्त हुआ है। बहुत प्रयास, क्योंकि ये सरकार का जमीन पे नहीं बनाना है, वक़्फ़ का जमीन दे रहे, यही प्रायोरिटी। क्योंकि वक़्फ़ का अपना सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए वक़्फ़ का जमीन रजिस्ट्री वक़्फ़ किया गया है। वो जमीन हम लोग पहले खोजे, उसमें मिलेगा तो उसमें सरकार ने फंड दे देगा, उसमें माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत उसको संचालन किया जाएगा आगे। तो बेतिया में हम लोग देखा कि सर ने भी कहा कि यहाँ पे कि कुछ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का कुछ बन के पड़ा हुआ है वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय का पहले चलता था। अब केंद्रीय विद्यालय का अपना भवन हो गया, तो पूरा कंस्ट्रक्शन किया हुआ पड़ा हुआ है। हम लोग भी इसमें कोशिश कर रहे हैं कि उसको आगे
हम लोग कुछ दिन के लिए भी लेके उसमें चलाए, तब तक हम लोग अपना जमीन मिल जाए, वहाँ कंस्ट्रक्शन चालू होगा, जल्दी से जल्दी यहाँ पे हो जाए, ये हम लोग उसमें साइन अप किया जा रहा है। अब अपने मेरे जो घरे में हम तो केरल एक जगह है, एक किनारे जगह है, एक छोटा सा जगह है, जैसे बिहार के कंपेयर करो बहुत ही कम जमीन है वहाँ केरल का अपना, तो अपने कोस्टल एरिया है वहाँ पे। सो देखने में बहुत खूबसूरत जगह है, आप इंशाल्लाह सब लोग आपको मौका मिले वहाँ घूमने के लिए भी ये हुआ है, तो बहुत ही सुंदर है। पढ़ने लिखने में सब आगे है, हर पढ़ाई लिखाई सब बच्चे का एक सबको, वैसे तो सबका राइट टू एजुकेशन तो एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान कर रखे हैं, लेकिन वहाँ ये सबके पहले ही हर बच्चे को एजुकेशन दिया जाता है। तो ये अपना संस्कृति भी रहा कि हर बच्चे को पढ़ना है, मेहनत करना है, तभी आगे बढ़ेंगे। ये फायदा हमको भी हुआ, हम भी तो पढ़ लिखे, पढ़ने में भी ठीक था। हम अपने जो जगह जहाँ कोल्लम एक जगह है, कोल्लम एक डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे यहाँ हम लोग बेटाकट नाम से जगह है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट। अभी सर भी तो कोल्लम में रहने वाले हैं मूल रूप से, वही मैंने तो पढ़ाई वहाँ, मेरे पेरेंट्स भी वहीं रह रहे हैं, तो कोल्लम बहुत ही अच्छे एक जगह है, अपना एक बहुत हिस्टोरिकल जगह में देखो, कोल्लम वाज द मोस्ट फ्लरिशिंग डिस्ट्रिक्ट। आप बहुत डिटेल हम लोग गए तो केरल में कोल्लम के बारे में बहुत कुछ हम बोलेंगे तो बहुत पुराना जमाने में जो इंडिया का जो ट्रेड होता था वो उसमें सेंट्रल प्लेस होता था कोल्लम, और उस समय तो इतना बड़ा चौंकाने वाला शिप वगैरह नहीं था, बहुत पत्तेमारी बोलता है, उसमें से लोग ट्रेड करने आते हैं। केरल में क्या है, केरल में स्पाइसेस में भी बहुत ही मशहूर स्पाइसेस होते हैं, पेपर जो बोलते हैं ब्लैक पेपर, उसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता था, उसको एवज में गोल्ड ट्रेडिंग होता था। अपने बार्टर सिस्टम जो सुने होंगे ना, बार्टर सिस्टम का ट्रेडिंग होता था, तो ये ब्लैक पेपर लेने के लिए गोल्ड लोग जमा करता था, तो उस उतने इंफ्रास्ट्रक्चर उस जमाने पे होता था, ये बहुत पुराना, हर तरह के लोग आते थे। तो आप लोग देखे होंगे पोर्चुगीज कहाँ आया है इंडिया में सबसे पहले, कहाँ लैंड इंडिया में किया है, ये सब तो हिस्टोरिकल एरिया हो गया है वहाँ पे, तो उससे पीछे पीछे बाकी लोग भी आ गए। आप देखे होंगे ब्रिटिश लोग सब आए हैं, तो सब अपने जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे वो देखे देखे वहाँ का हासिल करने के लिए आए हैं। तो पोर्ट ऑफ एंट्री अब माना जाता है उसमें एक है जो कोल्लम, उस जमाने में धीरे धीरे इसको जो मिट गया उसको प्रभाव, तो अब एक छोटा सा जगह फिर से इसको रिवाइव किया जा रहा है एक्चुअली। एनीवे तो हिस्ट्री बहुत है, जो वो ऐसे जगह पे हम आए हैं। वहाँ से पढ़ने में तो सारे फैसिलिटी हैं, जैसे कि वहाँ का और भी इतिहास है, वहाँ क्रिश्चियंस पॉपुलेशन भी है बहुत अच्छी, जो वहाँ का जो एजुकेशन जो सार्वजनिक बनाने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज का बहुत बड़ा रोल था। और उस जमाने पे जो केरल का जो राजा जो बोलता है, जो उसमें आप देखिए किंगडम्स उस समय जमाने पे होता था, वो केरल का जो भी अपने जो रूलर्स था वो अपने सब कुछ फेवर में करते थे एजुकेशन के लिए, पूरे लैंड दिया जाता है, चाहे वो मिशनरी चला दो, सरकार चला दो, किसी को ये भेदभाव नहीं था, आप सब इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दो और मुफ्त में सारे को एजुकेशन दे देना, चाहे वो जिस बिरादरी का हो, ये कोई सोच नहीं था, चाहे वो शेड्यूल कास्ट को हो, मुसलमान हो, उसी में भी तबके गरीब जो भी हो एजुकेशन मिला। यही कारण है तो बहुत पीढ़ी के लोग भी बहुत एजुकेटेड हैं वहाँ। सर ये पटना का इतिहास ऐसा है कि वहाँ से बहुत सारे लोग पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए एक जमाने पे लोग आते थे, बहुत पटना साइंस कॉलेज केवल नहीं, यहाँ पे सर एक बार अपने एक सर से मुलाकात एयरपोर्ट में हुआ था, वो सर ने जैसे इंट्रोडक्शन ऐसे हो गया था, तो हम तो एनएमसीएच में पढ़े हैं, तो मोस्ट फेमस राष्ट्रीय इंडस्ट्रियल सर्जन, तो एनएमसीएच में पढ़े, तो एनएमसीएच का और पटना पीएमसीएच का और साइंस कॉलेज का वाला तो
तो एक जमाने पे जो एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन जो बिहार का था, वो ढूंढते दूर दूर से लोग यहाँ पे आके एडमिशन लेते थे। पटना साइंस कॉलेज हुआ या फिर मेडिकल कॉलेजेस उस समय का पीएमसीएच भी एनएमसीएच में रहता है। केरल से लोग यहाँ पहुँचना इतना मुश्किल बात है उस समय, तो फ्लाइट का दूर की बात है, फ्लाइट पता नहीं था कि तो कितने दिन का ट्रेन का सफर करके यहाँ पहुँचते थे। उतना हिस्ट्री बिहार का भी है हायर एजुकेशन। तो वहाँ से पढ़े हमने, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट करके एक मिशनरी स्कूल था, उसमें हम पढ़े हैं। तो 10th और 12th वहाँ पे एक एसएन कॉलेज था, वहीं पे हमने 12th किया है। फिर एंट्रेंस उस कुछ साल पहले उस समय शुरू हुआ था। एंट्रेंस में हमको, मेरे तो एक ही ड्रीम था, मेडिसिन मिलना है, लेकिन आपको उस समय कहीं भी मेरे पेरेंट्स तो कोचिंग में नहीं भेजा। मैं कहीं दूर रहा था, हम लोग पता नहीं कैसा होगा क्या होगा वहाँ पे। घर में जो पढ़ना है हमको बहुत ही कम मार्क में, हमको जो सेकंड ऑप्शन हमने एग्रीकल्चर रखा था, फर्स्ट ऑप्शन डेंटल हमको पसंद ही नहीं था, तो मेडिसिन नहीं हुआ। 1 या 2 मार्क में हमको एग्रीकल्चर मिला। चलो एग्रीकल्चर मिला तो वहीं से पढ़ा, तो एग्रीकल्चर पढ़ा। एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर वहाँ पे बहुत अच्छा कॉलेज है वहाँ का। वहाँ से हमने बीएससी एग्रीकल्चर पास किया। तो जैसे पास हो तो कुछ कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उस समय, तो क्या है, सब कंपटीशन में भाग लेना है। तो JRF मिला, जूनियर रिसर्च फेलो अवार्ड तो मिला, तो एमएससी में पूरा एडमिशन हो गया। तो एमएससी जब हुआ तो उसमें SRF मिला, तो IIR दिल्ली में मेरे का एडमिशन हो गया। तो वहीं से हमको जानकारी वहाँ तो मौका माहौल ऐसा है कि सब कोई IAS में तैयारी होता है। IIR दिल्ली मतलब हुआ एडमिशन IAS में, तो उसी माहौल में हमको तो IIR से हमको तैयारी करने का मौका मिला। बाजीराम राउत वगैरह में गए तो हमको मौका मिला। तो सेकेंड अटेम्प्ट में, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू किया था, लेकिन हमको ये नहीं हो पाया कि IAS में आया। तो फिर हमने कोशिश किया, तो तब तक हम मेरे PhD भी कंप्लीट हो गया। एग्रीकल्चर कॉलेज में भी हमको असिस्टेंट प्रोफेसर में जॉब भी मिला। तो उसके साथ साथ हम पढ़े हैं, तो एग्जाम भी दे दिया। ये बात हमको अभी हाईलाइट करना के ये हो रहा है कि जब हमको एग्रीकल्चर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर में जॉब मिला था, हमको 6-7 महीने पढ़ाने के लिए मौका मिला। हम उसी तरह प्रिपेयर करते थे। मेरे मेंस कैसे हमने तैयारी करना, उसी में हम बच्चों को पढ़ाता था। हमने जो एक ही अवसर में जो पढ़ाया था, उसमें से 2 बच्चे को 4 साल बाद उन लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एमएससी उन लोग आए, उन लोगों को एडमिशन में मिल गया। एक तो IPS हो गया था, एक तो IAS हो गया था। तो वो मेरे अपने स्टूडेंट्स की सर्विस में आ गया था। तो मेहनत आप करेगा, वो आपको हमेशा फ्रूट देगा। तो नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट योर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आप करें, हार्ड वर्क में वो डिलीजेंट हार्ड वर्क करना है। कहा जैसे नहीं कि आप मदद करो क्या कर रहा है क्या पढ़ रहा है, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा सोच समझ के किसमें इम्पोर्टेंट देना है, किसमें नहीं इम्पोर्टेंट, कम इम्पोर्टेंट देना, वो समझ के आप पढ़ेगा तो आप कहीं भी आप पहुंच सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ मौका सब कुछ दे रहा है, आप पढ़िए। और इतना मुश्किल काम नहीं है तो एडमिशन नहीं हो पाए, मतलब ये सिविल सर्विस एडमिशन नहीं होगा, ये नहीं है। सबको हो सकता है, लेकिन आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन पहले हासिल करना, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप पढ़िए। 3 साल हाथ में है ये, तो निश्चित रूप से आपको इंशाल्लाह आप जहां आप जो ड्रीम कर रहे हैं आप वहां पहुंच जाए, मेरे दुआ में। थैंक यू, धन्यवाद। तो सफीना मैम, लड़कियों ने ये सब बातें सुनी और हम लोग पूछना चाह रहे थे कि आपको तो मौका मिला, आप ऐसे प्रांत को बिलोंग करती हैं केरला, जहाँ पे पढ़ाई का माहौल है, सब बच्चियों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे इन लोगों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज मिले, वो मौका मिले। तो आप इन लोगों को क्या राय देंगी कि क्योंकि ये बच्चियाँ जो हैं ये गाँव की हैं, वेस्टर्न पार्क में नूर गर्ल्स हाई स्कूल है जो हम लोग चलाते हैं, वहाँ से हैं, तो इनको आप कौन सी कैसी राय देंगी कि पढ़ाई करके मेहनत करके अगर इनके सामने कोई चैलेंज है, कोई स्ट्रगल है, उसको उस हर्डल को ये लोग कैसे पार करें,
अब बहुत से चैलेंजेस आते हैं कि कभी घर वाले नहीं तैयार होते हैं, कभी कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये लोग आगे नहीं पढ़ाई कर सकती हैं। और ये भी होता है जो आपने मेंशन किया कि शादी भी जल्दी हो जाती है। तो आप इनको क्या राय देंगे कि किस तरह से अपनी मेहनत कैसे करें, जो पढ़ें कि घर वालों को भी बना लें और अपना रास्ता भी वो खुद बना सके आगे के लिए, चाहे वो IAS हो, चाहे वो और भी कोई प्रोफेशन में लोग सिलेक्ट करें, वो कैसे होगा? मैडम, आपने एक ही जो शब्द में पूरा चिट्ठा खोल दिया कि यहाँ का जो इतना डिफिकल्ट कंडीशन में बच्चियाँ खास करके, तो अपने सोसाइटी में भी लोगों को बहुत कुछ 14-15 साल के बाद तो पढ़ने का बहुत ही मुश्किल होता है। तो 15 साल में आप इसका तैयारी तो नहीं कर सकते। आप ग्रेजुएशन करके कंप्लीट करने में कम से 18-19-20 साल तो हो ही जाता है, 20-21 भी हो सकता है। तो उतने तक आप पढ़ेंगे, हम खड़े रहेंगे, ये अपने जोर से अपने दिल में आपने जो प्लेज किया गया है, तो आपको निश्चित रूप से अपने घर वालों को मनाने के लिए कामयाबी आप वो हासिल करेंगे। इतने कितने लोग हैं, हम पढ़ेंगे 21 साल तक भी, मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट जब तक होगा पढ़ते रहेंगे, हाथ उठाइए। ये तो बहुत बड़ी बात है मैडम, आपके सामने ही सब लोग अपने प्लेज किया गया, हम पढ़ेंगे। अगर आप नियत रखेंगे तो आपको ग्रेजुएशन हासिल करना है, तब आपका आधा जो प्रॉब्लम्स है, जो हम लोग बताते हैं ब्लॉकेज, वो खत्म हुआ। आप पढ़ेंगे 21 साल तक और कुछ नहीं सोचेंगे, तो चाहे अपने छोटे जो बच्चे सिस्टर्स है वो उसका भी शादी हो, आपको कोई तकलीफ नहीं। इतना जो बच्चे अपना खड़ा हो जाएंगे, वो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ने के लिए आपने परिपक्व हो गया। अब आपको देखना है क्या क्या अपॉर्चुनिटी मेरे सामने, हमने पहले ही बताया। आपको दुविधा होगा, घर में तो उसको फैसिलिटी नहीं होगा, एक अपने कमरे अलग नहीं होगा, हो सकता है 1 या 2 कमरे में पूरे 10 का परिवार रह रहा होगा, वहाँ लाइट का भी दुविधा हो सकता है। लेकिन हम मेरे बैचमेट में ऐसे बच्चे थे, यहाँ का अभी हमने नाम डिस्क्लोज करना, वो अपने क्या कहते थे, वो अपने स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, लेकिन वो टॉपर था मेरे बैच में। तो उतने डिफिकल्ट कंडीशन में वो आगे आया। मैम क्या कह रही हैं कि मैम के साथ जिन्होंने एग्जाम, वो बिहार का था, वो बिहार के थे और उनके पास इतना मौका नहीं था, वो सड़क पे जो लाइट होती ना उसके नीचे बैठ के पढ़ते थे और उन्होंने टॉप किया था। कहने का मतलब है कि वो मेहनत जो है ना, वो लगन और मेहनत वो बहुत जरूरी होती है। अब समझिए बिहार का था, उस जमाने में हम भी यहाँ जो आए थे कि उस समय भी लाइट का कोई इतना जलता नहीं था। पटना में चलता था, बाकी जगह पे लाइट 15 मिनट में तो निकल जाता था, नहीं आता था, इतना बुरा हाल था। आप देखिए, आपको लाइट बिजली अगर हो तो आपको बहुत कुछ आपके साथ है, फिर आपको किताब आपके पास रहना है, आपको मेहनत करने के लिए एक नियत होनी चाहिए, हम पढ़ेंगे, तो आपको बहुत कुछ आपको अभी है। और माहौल ऐसा भी है कि आपको अगर इंटरनेट वगैरह भी फैसिलिटी सब जगह मिल रहा है, मुफ्त में भी मिल रहा है, तो आप क्या क्या चीज खोजना है आपको फिंगरटिप में मिल रहा है। उस जमाने में ऐसा नहीं था, किताब कहाँ खोजे ना खोजे और मिले कि मेरा बहुत बड़ी बात हुआ। तो अब सब कुछ आपके पास है, अब सरकार ने भी सब कुछ दे रहा है, जैसे रेजिडेंशियल स्कूल का कंसेप्ट आपको हासिल हो जाएगा तो आप बहुत कुछ आप आगे बढ़ गए। तो फिर आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, जब तक आधा अधूरा मेहनत नहीं कामयाबी हो, वो तो आपको दूषित करेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन में डाल देगा। आप जब प्लान करेगा आपको ये हासिल करना है, तभी आप सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे। ऐसा नहीं कि आप 4-5 ऑप्शन करके हम बीच में गुजर गए इधर, हाँ टीचर क्लर्क बन गए होंगे, नहीं। ये सब तो आपको ठीक है, आपको फर्स्ट जो का आइटम है उसमें आपको मेहनत तो उतना सीढ़ी चढ़ना ही पड़ेगा। माहौल आपको है, आप मेहनत करेगा, 21 साल तक आप पढ़ेंगे, इसके 1 साल के बाद भी पढ़ना होगा, 21 में एंट्री एज हुआ, इतना आपको आप नियत करेंगे, प्लेट्स करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, हमको चाहे कुछ भी हो, कितना भी प्रेशर पड़े, बाकी सब अपने आप पे प्लेस में आ जाएगा। बहुत कुछ आपको अभी सुविधा है, जैसे हमने बताया।